हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। और मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स, और वो भी free of cost, which means after going through first chapter or second chapter you do not have to go for any paid subscription. आपको किसी भी तरीके का paid subscription लेने की ज़रूरत नहीं है. Not only CBSE books, we also cater to ICSE books. उसके अलावा जो आपके competitive exams होते हैं like Olympiad, NTSC, NEET, Z, etc. So this is like one platform where you find everything, and that too free of cost. Yes, 100% free. So इस amazing बात के साथ we are going to start today with class 6 engaging English book, जो कि English literature book है, and we are going to start with the 7th unit. First 6 units हम already complete कर चुके हैं. You can find all these videos either on YouTube or you can find them on our website, which is magnetbrains.com, or you can also go to our app, which is like the easiest way out. Now, अब ये जो पोम है यूनिट 7 पेलिनक्विन बेयरर्स, पहले आपको पता होना चाहिए पेलिनक्विन होता क्या है. पेलिनक्विन मतलब होता है पालकी, जहाँ पे जो डोली होती है ना, दुल्हन की जो डोली जाती है उसे कहते हैं पेलिनक्विन. और बेयरर्स मतलब उठाने वाले. अब क्या होता है, मतलब जब हम पुराने ज़माने की बात करें तो वहाँ पे बहुत जल्दी लड़कियों की शादी हो जाती थी. 10 ईयर्स, 11 ईयर्स, 8 ईयर्स, 12 ईयर्स, आप लोगों ने सुना होगा ये चीज़. अब उस वक्त क्या होता था, ये पालकी का सिस्टम होता था. आज क्या होता है, अगर 30-32 में जो है एकदम जो हमारी अच्छी खासी ब्राइड होती है उसको किसी को उठाना पड़े तो दिक्कत हो जाएगी. लेकिन उस वक्त जो था, ये बहुत छोटी छोटी बच्चियों की ही ऑलमोस्ट शादी हो जाती थी और उनको डोली में लेके जाया जाता था. कहाँ लेके जाया जाता था? ससुराल. जब उनकी विदाई होती थी तो डोली में वो अपने मायके से ससुराल जाया करते थे. ठीक है, तो ये एक स्टोरी, एक पोम है जो सरोजनी नायडू ने लिखी है, और एक बहुत ब्यूटीफुल पोम है जो उन बेरर्स के बारे में बताती हैं. जो लोग उस डोली को उठा के लेके जा रहे हैं वो कैसा फील कर रहे हैं, उन्हें क्या लग रहा है, क्या वो बहुत परेशान हो रहे हैं या क्या वो इन्जॉय कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है, ये सारी चीज़ें हम इस पोम में पढ़ने वाले हैं. नाउ बिफोर वी स्टार्ट आवर पोम, लेट्स understand something about our poet. Sarojini Naidu was a poet, a politician, a freedom fighter and an administrator. Sarojini नायडू को हम सब जानते हैं. She was a poet, वो एक politician थी, एक freedom fighter थी, plus वो एक administrator भी थी. Her poetry earned her the title of Nightingale of India और बुलबुले हिंद. उनकी जो पोइट्री थी वो इतनी ज़्यादा आपके दिल को छू लेती थी कि उनको क्या खिताब मिला? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, और हिंदी में उसे कहते हैं बुलबुले हिंद. द गोल्डन थ्रेशोल्ड इज़ अ कलेक्शन ऑफ सम ऑफ हर बेस्ट नोन पोम्स. अब एक बुक है जिसका नाम है द गोल्डन थ्रेशोल्ड, और इसमें उनकी मोस्ट अमेजिंग पोम्स जो हैं उसका पूरा एक कलेक्शन है. सो इफ़ यू एवर आर इंटरेस्टेड इन पोएट्री, यू शुड डेफिनेटली गो एंड रीड दिस बुक. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. इस पोम को स्टार्ट करने के पहले कुछ दिया हुआ है हमारी बुक में, हम उसे पढ़ लेते हैं. Have you ever seen a palanquin? क्या कभी आपने कोई डोली या पालकी देखी है? This poem describes an ancient Indian tradition in which a young bride would be carried to her new home in a palanquin. इस पर्टिकुलर पोम में एक जो है एक बहुत ही पुराना इंडिया का ट्रेडिशन बताया जाता है. आजकल तो ऐसा नहीं होता. आजकल तो आप जो हो गाड़ी में जो है एकदम मस्त जो है सजी हुई गाड़ी होती है, कार होती है, उस कार में ब्राइड जो है अपने घर निकल जाती है, और प्लेन और एनीथिंग लाइक दैट. बट पहले क्या होता था, एक सजी धजी डोली हुआ करती थी. Written as a folk song, the poem describes how the palanquin bearers feel privileged to carry the beautiful bride. अब ये जो पूरी पोम है आप देखोगे इसका बहुत एक म्यूजिकल पैटर्न है, एक फोक सॉन्ग की तरह लिखा गया, जैसे एक लोक गीत की तरह लिखा गया है ये. जहाँ पे इस पूरी पोम में क्या बताया गया है कि जो ये पेलिनक्विन बेयरर्स हैं, ये जो पालकी उठाने वाले जो लोग हैं, वो कितने खुश हैं और वो कितना प्राउड फील कर रहे हैं, वो कितना अच्छा फील कर रहे हैं, प्रिविलेज फील कर रहे हैं. प्रिविलेज का मतलब होता है वो अपने आप को कितनी उन्हें इम्पोर्टेंस मिल रही है कि वो एक बहुत ही खूबसूरत सी ब्राइड को कैरी करके उसके मायके से उसे ससुराल लेके जा रहे हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द पोम.
हाउ आर वी गोइंग टू गो अबाउट इट, मैं आपको इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन बताऊंगी, इसकी राइमिंग स्कीम भी बताऊंगी, उसके अलावा इसकी पोएटिक डिवाइसेस बताऊंगी एंड द समरी, राइट, कुछ नहीं छोड़ने वाले हम इसमें, एंड देन वी विल गो विद द क्वेश्चन आंसर्स. सो लेट्स स्टार्ट. Lightly, oh lightly we bear her along. She sways like flower in the wind of our song. She skims like a bird on the foam of a stream. She floats like a laugh from the lips of a dream. Gaily, oh gaily we glide and we sing. We bear her along like pearl on a string. नाउ हियर इट इज़ लाइक जो ये पूरा नरेट किसने किया है, ये पेलिनक्विन बेरर्स की तरफ से लिखा गया है, ठीक है. नरेटर कौन है यहाँ पे, बेरर्स हैं. वो क्या बोलते हैं, लाइटली और लाइटली वी बेयर हर लॉन्ग. अब यहाँ पे देखो हर वर्ड का एक मीनिंग है. लाइटली और लाइटली मतलब क्योंकि वो जो ब्राइड है शी इज़ वेरी लाइट वेट, मतलब वो बहुत ज़्यादा, उसका वेट बहुत कम है, तो उन्होंने बोला बहुत ही लाइटली, बहुत ईजीली हम जो हैं वी बेयर मतलब कैरी, हम उसको कैरी करके जा रहे हैं. She sways like flower in the wind of our song. और ये जो हम गाना गाते हुए जा रहे हैं तो वो इतनी लाइट वेट है कि हमको ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हमारे ऊपर कोई बोझा है, हमारे ऊपर कोई भार है. तो जैसे हवा में एक फ्लावर जो होता है वो कैसे उड़ जाता है, मतलब कैसे मूव करता है, वैसे ही उतने ही ईज की तरह, ईज के साथ हम इस पेलिनक्विन को उठाए हुए हैं, जिसमें ये जो ब्राइड है वो एक फ्लावर की तरह है, जो कि एक जो हमारे गाने के विंड में झूल रही है. शी स्किम्स लाइक अ बर्ड ऑन द फोम ऑफ अ स्ट्रीम. स्किम्स का मतलब क्या होता है, मूव क्विकली एंड लाइटली. सो ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्ट्रीम होती है, जैसे कोई नदी होती है या पानी का कोई भी जो है, जैसे मान लो एक छोटा सा पानी का लेक है या कुछ भी है, तो स्ट्रीम जो है जो बह रहा है उसमें जो ऊपर झाग सा आ जाता है. फोम मतलब क्या होता है, बबल्स जो आ जाते हैं. जब कोई चीज़ बहुत स्पीड में बह रही है तो उसमें ऊपर बबल्स आ जाते हैं ना. नदी में भी ऊपर ऐसा लगता है कि बहुत सारा झाग आ गया है, ऐसा नहीं है कि उसमें सोप डला हुआ है, लेकिन फिर भी फोम आ जाता है. तो उस फोम के ऊपर वो जो बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स देखना कभी भी उसके ऊपर बहुत जल्दी जल्दी मूव करती हैं. सो ऐसा लग रहा है दैट शी स्किम्स लाइक अ बर्ड ऑन द फोम ऑफ अ स्ट्रीम. हम जब जा रहे हैं, हम उसको जब कैरी करके लेके जा रहे हैं तो वो इतनी लाइट वेट है कि हमें ऐसा लग रहा है कि स्ट्रीम पे जो फोम आता है उस पर जो बर्ड्स होती हैं वो वैसी फील हो रही है. शी फ्लोट्स लाइक अ लाफ फ्रॉम द लिप्स ऑफ अ ड्रीम. सो अब वो यहाँ पे कितनी खूबसूरत लाइन लिखी हुई है, शी फ्लोट्स लाइक अ लाफ, मतलब जो ड्रीम, अब जब कोई सपना देखते हो उसके एक सपने के होठों पे जो एक मुस्कुराहट होती है, कैसी होती है, जब हम जैसे कोई चीज़ इमेजिन करते हैं, हम कोई चीज़ सोच रहे हैं तो उस पर वो मुस्कुराहट कितनी इजीली आ जाती है, उतने ही आसानी से वो फ्लोट कर रही है. गेली, ओ गेली वी ग्लाइड एंड वी सिंग. गेली का मतलब होता है हैप्पीली. क्या होता है गेली का मतलब, हैप्पीली. हैप्पीली ओ हैप्पीली वी ग्लाइड एंड वी सिंग. यहाँ उन्होंने कहा है कि हम ग्लाइड कर रहे हैं, मतलब इजीली मूव कर रहे हैं. जैसे कि आप अगर कोई आपने आइस क्यूब लिया और आइस क्यूब को आपने ऊपर से छोड़ दिया तो वो ग्लाइड करते हुए आता है, मतलब वो सदकते हुए आता है. तो हम भी जो है बहुत इजीली गाना गाते हुए खुशी के साथ मूव कर रहे हैं बिना किसी भार के. वी बेयर हर अलॉन्ग लाइक पर्ल ऑन अ स्ट्रिंग. अब हमने उसको कैसे उठाया हुआ है, जैसे कि एक स्ट्रिंग है, उसके बीच में जो डोली है, तो ऐसा लग रहा है कि एक धागे में जो एक मोती होता है ना, उस तरीके से हम उसको लेके जा रहे हैं. अब यहाँ मैंने आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन बताया है, प्लस अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ाऊँगी भी, सो दैट सारी चीज़ें आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाएँ. The palanquin bearers carry the newly-wed bride in a palanquin very gently and are moving very softly. वो लोग कैसे चल रहे हैं, बहुत आराम आराम से चल रहे हैं. As they are carrying the bride to her in-laws house, they are singing along and don't feel it as a burden. तो जब वो ब्राइड को लेके उसके ससुराल जा रहे हैं, इन-लॉज के घर जा रहे हैं, तो वो लोग रास्ते में गाना गाते हुए जा रहे हैं और उनको बिल्कुल भी बर्डन फील नहीं हो रहा. They tell that the bride is so light to carry and it feels like the princess is swaying with the movement of the palanquin. वो ये कह रहे हैं कि ब्राइड जो है बहुत ही लाइट वेट है और क्या हो रहा है कि प्रिंसेस जो है वो अंदर जो है वो मूव कर रही है, जैसे पैलेंक्विन मूव कर रहा है वो भी मूव कर रही है.
एंड द palanquin bearers song just like a flower sways in the wind। और वो जो है वो क्या बता रहे हैं कि वो जो गाना गा रहे हैं वो उसी तरीके से मूव कर रहा है जैसे कि हवा में एक फ्लावर मूव करता है। Here the movement of the bride is compared to a bird। अब यहाँ पे जो मूवमेंट है ब्राइड का एक बर्ड से कंपेयर किया गया है। That skims on the foaming froth of a stream। जो स्ट्रीम में जो फ्रोथ आ जाता है, किस तरीके से एक बर्ड उस पर स्किम करती है, जल्दी जल्दी मूव करती है, वैसे ही उसको ब्राइड से कंपेयर किया गया है। The bride is so delicate to carry and resembles that bird, and she is said to be floating like a dreamy smile from the lips of a person who dreams। अब वो यहाँ बोल रहे हैं कि जो ब्राइड है वो इतनी डेलिकेट है कैरी करने के लिए, मतलब वो इतनी हल्की है, इतनी नाजुक है, और वो जो है वो एक बर्ड की तरह है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई जब ड्रीम करता है और उसके होठों पे एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है, उसी तरीके से वो लग रही है। The bride is leaving her parents behind and is going to start her new inning with her beloved, so she has mixed feelings। अब वो यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि जो ब्राइड है वो कहाँ जा रही है, वो अपने इन लॉज के घर जा रही है, राइट वो अपने घर को, अपने मायके को छोड़ के अपने इन लॉज के घर जा रही है। सो यहाँ दो फीलिंग्स होती है, एक आप जहाँ अभी तक बड़े हुए हो वो सब आप छोड़ रहे हो, सडनली यू नो दैट इज़ ऑल स्ट्रेंज टू यू, तो एक सैडनेस भी होती है, बट एट द सेम टाइम यू आर अबाउट टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ विद द पर्सन यू लव, तो क्या होता है वहाँ एक हैप्पीनेस भी है। The palanquin bearers say that they are happy to carry the bride in the palanquin with pride, just as some rich woman would wear a pearl necklace around her neck and carry। So हमारे palanquin bearers बोल रहे हैं कि जिस तरीके से कोई रिच वुमेन जो होगी वो अपने गले में एक पर्ल नेकलेस पहन के कितना प्राउड फील करती है, कितने प्रिविलेज्ड फील कर रही है, वो भी इस ब्राइड को कैरी करते टाइम सेम प्रिविलेज फील कर रहे हैं। Here the bride is compared to a pearl on a string since she is precious and delicate like a jewel। अब यहाँ पे ब्राइड को एक पर्ल से क्यों कंपेयर किया गया, देखो ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे कि why is the bride compared with a pearl, because she is delicate at the same time she is precious like a jewel। okay? अब आते हैं हम सेकंड स्टैंजा में। Softly, oh softly we bear her along, she hangs like a star in the dew of a song। She springs like a beam on the brow of the tide, she falls like a tear from the eyes of bride। Lightly, oh lightly we glide and we sing, we bear her like along like pearl on a string। अब यहाँ वो बोल रहे हैं सॉफ्टली और सॉफ्टली वी बेयर हर अलोंग, मतलब हम उसको बहुत ही धीरे धीरे आगे लेके जा रहे हैं। शी हैंग्स लाइक अ स्टार इन द ड्यू ऑफ अ सॉन्ग, वो हमारे गाने में एक स्टार की तरह जो है हैंग कर रही है। शी स्प्रिंग्स लाइक अ बीम ऑन द ब्रो ऑफ द टाइड, टाइड मतलब जब ऊंची ऊंची लहरें आती हैं, उसका जो ब्रो मतलब उसका जो टॉप में जब धूप आ रही होती है तो वो कैसे चमकता है, उसी तरीके से वो जो है शी स्प्रिंग्स लाइक अ बीम, वो उसी तरीके से उछलती कूदती लग रही है और शाइन कर रही है। शी फॉल्स लाइक अ टीयर फ्रॉम द आईज ऑफ अ ब्राइड, और वो जो है जो एक ब्राइड की आंखों में आंसू भी होते हैं और एट द सेम टाइम हैप्पीनेस भी होती है, तो वो जो है वो एक ब्राइड की आंखों के आंसू जैसे टपकता है, जैसे गिरता है, तो वैसे ही शी फॉल्स। लाइटली और लाइटली वी ग्लाइड एंड वी सिंग, लाइटली लाइटली हम जा रहे हैं, धीरे धीरे आगे जा रहे हैं, गाते हुए जा रहे हैं। वी बेयर हर अलॉन्ग लाइक पर्ल ऑन अ स्ट्रिंग, एक पर्ल की तरह हम उसको लेते हुए जा रहे हैं। तो अब इसका भी मीनिंग देख लेते हैं। The palanquin bearers further describe the delicate and tender bride, saying that they carry her softly on their shoulders। Again जो है ये जो palanquin bearers हैं ये हमारी bride को explain करते हैं कि वो कितनी delicate है, कितनी light weight है और वो कितनी softly उसको आगे लेके जा रहे हैं। Here the bride is compared to a star that is reflected in the soft dew drops। अब वो यहाँ पे कह रहे हैं जो ओस की बूंदों में जो स्टार का रिफ्लेक्शन आता है वो कितना ज़्यादा डेलिकेट होता है, ब्राइड को उस चीज़ से कंपेयर किया गया है। शी इज़ सो ब्राइटली ड्रेस्ड that she appears to be like a shining beam of light that is reflected from the surface of the wave। उसने इतनी brightly dressed है, उसने ज्वेलरी पहनी हुई है, उसने इतनी ज़्यादा ब्राइट ड्रेस पहनी हुई है कि ऐसा लग रहा है कि वेव के ऊपर जो बीम होती है लाइट की वो उस तरीके से चमक रही है।
शी appears to be jumping just like that. वो ऐसा लग रहा है उसी तरीके से जंप कर रही है, क्योंकि जब पालकी हिलती है ना तो वो जैसे मूव कर रही है तो वो चमक रही है. Yet at the same time she is so tender and delicate that they compare her to a gentle drop of tear that falls from her eyes as she is leaving her loved ones to start a new life. At the same time वो उसको बता रहे हैं कि वो कितनी टेंडर है, कितनी डेलिकेट है, और उसको कंपेयर किया गया उसके आँख से गिरते हुए उस आंसू की तरह जो कि खुशी के भी हैं और सैडनेस के भी हैं. क्यों? क्योंकि शी इज़ लीविंग हर पेरेंट्स हाउस. The palanquin bearers sing happily as they smoothly carry the palanquin bearing the bride so that she would not feel the journey strenuous. अब ये जो palanquin bearers हैं वो लोग बहुत ही स्मूथली उसको लेके जा रहे हैं. क्यों? ताकि वो थके नहीं, ताकि अंदर जो है उसको बिल्कुल भी थकान ना हो. They carry her along as if she was a precious jewel to be possessed by her husband. वो उसको कैसे कैरी कर रहे हैं? जैसे कि वो एक बहुत ही बेशकीमती कोई जवाहरात है, कोई ज्वेलरी है जिसको बहुत ही प्यार से, बहुत ही नज़ाकत से और बहुत ही केयर के साथ उसका हस्बैंड जो है एक्सेप्ट करने वाला है. एंड दैट इज़ आवर पोम. यहाँ हमारी पोम ख़त्म होती है. अब हम देखेंगे इसका राइम स्कीम, मतलब हमें ये देखना है कि इसमें क्या राइमिंग स्कीम पैटर्न जो है फॉलो किया गया है. तो अब आपको राइमिंग स्कीम पैटर्न हमें पता है, कैसे हम देखते हैं. हाउ डू वी डू इट? सबसे पहले आप जितने भी जो लास्ट वाले जो वर्ड्स हैं हम उनको क्या करेंगे? अंडरलाइन कर लेंगे. अलोंग, सॉन्ग, स्ट्रीम, ड्रीम, सिंग, स्ट्रिंग. ठीक है. सबसे पहले आप अलोंग को मार्क कर दोगे ए. अलोंग एंड सॉन्ग दोनों सेम राइम कर रहा है. अलोंग, सॉन्ग, ओंग का जो है तो इसको भी ए कर दो. स्ट्रीम, अलोंग, सॉन्ग, स्ट्रीम. अब ये मैच नहीं कर रहा तो हमने इसको बी दे दिया. स्ट्रीम एंड ड्रीम सेम मैच कर रहा है, इसको भी बी दे दिया. सिंग, अब इसमें इंक का साउंड है तो ये किसी के साथ नहीं जा रहा तो इसे सी दे दिया और स्ट्रिंग भी हो जाएगा सी. तो अगर आप ओवरऑल देखोगे तो इसका राइमिंग पैटर्न क्या हो गया? ए ए, बी बी, सी सी. अब हम सेम चेक करेंगे कि जो इसका नेक्स्ट स्टैंजा है उसमें भी सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है. अलोंग, सॉन्ग, टाइड, ब्राइड, सिंग एंड स्ट्रिंग. तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी अलोंग और सॉन्ग सेम साउंड कर रहे हैं, टाइड और ब्राइड सेम राइमिंग पैटर्न है, और सिंग और स्ट्रिंग सेम राइमिंग पैटर्न है. सो ओवरऑल अगर आप यहाँ देखोगे तो इसका जो राइमिंग पैटर्न है वो हो जाएगा ए ए, बी बी एंड सी सी डी डी. बेसिकली आगे आप बढ़ाते जाओगे ए ए, बी बी, सी सी. क्लियर? अब आते हैं हम थीम ऑफ द पोम में. इस पोम का थीम क्या है, किस चीज़ पे बेस्ड है? The theme of the poem Palanquin Bearers by Sarojini Naidu is to reflect about the Indian marriages and their cultures. Basically यहाँ पे वो Indian marriages को और हमारे culture के बारे में बताना चाहते हैं इस poem के through. The poet has deliberately used the contradictory feeling of laughing and weeping. हमारी जो poet हैं उन्होंने deliberately यहाँ पे दोनों feelings बताई है, हैप्पीनेस की भी और सैडनेस की भी. हैप्पीनेस वेयर शी इज़ अबाउट टू बिगिन अ न्यू लाइफ, और सैडनेस बिकॉज शी इज़ अबाउट टू लीव अ लाइफ जो आज तक के लिए उसके लिए एक रियलिटी थी. आप बचपन से जहाँ बड़े हुए हो, जिनके आप पेरेंट्स के साथ रहे हो, अपने सिबलिंग्स के साथ रहे हो, अचानक आप सब कुछ छोड़ के एक स्ट्रेंजर के पास चले जाते हो. Even if you love the person, it is a new world to you. So एक अंदर insecurity भी होती है, घबराहट भी होती है, you are scared also, but at the same time you know that this is what your life is going to be. The bride is sad and is crying and as she is separated from her family. यहाँ पे जो हमारी bride है वो sad है, वो रो रही है. क्यों? क्योंकि वो अपनी family से separate हो गई है. But at the same time she is happy because she is about to start a new life. ओके अब हम आते हैं इसकी समरी पे. मैंने वैसे भी आपको एक एक लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन बता दिया है. एट द सेम टाइम आई हैव गिवन यू इन रिटन की ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हो. अब हम एक बार समरी भी देख लेते हैं. ये समरी अच्छे से आ गई तो आपके क्वेश्चन आंसर्स आप यूं ही सॉल्व कर लोगे, ट्रस्ट मी. सो लेट्स स्टार्ट. There is a custom of carrying a bride in a palanquin by the palanquin bearers, and the poem The Palanquin Bearers is so finely woven around this custom, which expresses the joy and pride of the palanquin bearers in carrying the newly wed princess to her in-laws' house, and while walking they are singing along happily. So यहाँ पे ये एक इंट्रोडक्शन दिया है समरी में हमने इस पोम का, जहाँ पे हमने ये बताया है कि
एक जो है ये जो पोम है द पैलेंक्विन बेरर्स, इसमें हमने एक कस्टम बताया है, इंडियन कस्टम, जहाँ पे जो पैलेंक्विन होता है उसमें ब्राइड को कैरी किया जाता है जब वो अपने घर से अपने इन लॉज के घर जा रही होती है। अब यहाँ पे इसमें हमने उसके जॉय, यहाँ पे जो पैलेंक्विन बेरर्स हैं उनकी खुशी को, उनके जॉय को और उनके प्राइड को बताया गया है कि वो कितने ज़्यादा खुश हैं, कितना प्रिविलेज्ड फील कर रहे हैं, क्योंकि वो एक ब्राइड को उसके घर से उसकी न्यू लाइफ की तरफ लेके जा रहे हैं। एक न्यूली वेड प्रिंसेस को लेके जा रहे हैं, कहाँ पे, उसके इन लॉज के हाउस। और वो लोग इतने खुश हैं कि वो अपनी हैप्पीनेस को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, बाय सिंगिंग अ सॉन्ग। According to the palanquin bearers, the bride is so light that it feels like the princess is swaying like a flower sways in the wind. So यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हमारे पैलेंक्विन बेरर्स कि जो ब्राइड है वो इतनी लाइट वेट है कि जिस तरीके से हवा में एक फूल जो है स्वे करता है, मूव करता है, वैसे ही उनकी ब्राइड जो है वो उस पैलेंक्विन में मूव कर रही है। शी इज सिटिंग इन द पैलेंक्विन एंड इज हियरिंग देयर सॉन्ग। वो उस पालकी में बैठी हुई है, डोली में बैठी हुई है और उनके गाने को सुन रही है। They consider the royal princess as a privilege instead of a burden to them, since she is sitting and thinking about her future after marriage. उन्होंने जो रॉयल प्रिंसेस को कैरी किया हुआ है तो उनके लिए वो बर्डन नहीं है, उनके लिए वो एक प्रिविलेज है। क्यों? क्योंकि इस वक्त वो एक लड़की को, एक प्रिंसेस को उसकी नई लाइफ की तरफ लेके जा रहे हैं। They say that she is like the bird that skims on the foam of a stream. अब वो उसको एक बर्ड से कंपेयर कर रहे हैं जो एक स्ट्रीम के फोम पे स्किम कर रही है, which means that the bird passes a stream skipping through the foam of the stream. मतलब जैसे कि मान लो अगर इस तरीके से एक स्ट्रीम है तो जो बर्ड है वो उसके ऊपर जो फोम है उसके ऊपर स्किम करते हुए, जल्दी जल्दी मूव करते हुए आगे जा रही है। एंड वाई? बिकॉज इट्स लाइक द बर्ड कितनी लाइट वेट होती है, वैसे वो इतनी, शी इज सो डेलिकेट टू कैरी, शी इज सो लाइट वेट टू कैरी बिकॉज दे डोंट फील एनीथिंग, इसलिए उसको बर्ड से कंपेयर कर रहे हैं। शी कैरीज अ मिक्स्ड फीलिंग as she is leaving her parents behind and moving on to a new phase of her life. अब of course उसके अंदर mixed feelings है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि पेरेंट्स का घर छोड़ रही है और इन लॉज के घर जा रही है। She is happy and contented to live and start a new innings with her beloved. वो happy है, वो बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि भले उससे कुछ छूट रहा है लेकिन वो अपने beloved के साथ एक नई लाइफ स्टार्ट करने वाली है। They are carrying her like a pearl on a string. तो जैसे किसी एक स्ट्रिंग में एक पर्ल होता है, उसी तरीके से वो उसको कैरी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत प्रेशियस है, वो अनमोल है और वो डेलिकेट है, एक ज्यूल की तरह। इन द ड्यू ऑफ देयर सॉन्ग, उनके गाने की ओस की बूंद में द प्रिंसेस इज हैंगिंग लाइक अ स्टार। और वो जो एक तरीके से उनका जो गाने की ओस की बूंद में वो जो प्रिंसेस है वो एक स्टार की तरह जो है हैंग कर रही है। Like a ray of light is seen on the top of a tide, she appears to be jumping just like that. तो जैसे एक लहर होती है, एक जो टाइड होती है, उसमें सबसे ऊपर जो है चमकता हुआ दिखता है, रे ऑफ लाइट दिखती है। उसने इतने ब्राइट क्लोथ्स पहने हुए हैं तो ऐसा लग रहा है वो भी उसी की तरह मूव कर रही है, जंप कर रही है। The bearers are carrying the princess as if she is dew or a teardrop. जो बेरर्स हैं उन्होंने प्रिंसेस को कैसे कैरी किया, यहाँ उसे कंपेयर कर रहे हैं एक टीयर ड्रॉप से, एक आंसू की तरह कंपेयर किया जा रहा है। दे आर डिलाइटेड टू कैरी द ब्राइड एंड कुड नॉट फील हर वेट बिकॉज शी इज़ वेरी टेंडर। वो बहुत ज़्यादा खुश हैं इस ब्राइड को कैरी करते हुए और उन्हें उसका वेट नहीं फील हो रहा। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नाजुक है, बहुत डेलिकेट है, बहुत लाइट वेट है। क्लियर? समरी क्लियर? अब आते हैं हम पोएटिक डिवाइसेस में। तो ये जो पोम है इसमें सबसे पहले हमने यूज़ किया है सिमिली। सिमिली क्या होता है? जब आप दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हो यूजिंग द वर्ड एज और लाइक। फॉर एग्जाम्पल, स्वाति इज एज नॉटी एज अ लिटिल चाइल्ड। ओके, यहाँ मैंने क्या किया, स्वाति को एक लिटिल चाइल्ड से कंपेयर किया है। क्या कंपैरिजन कर रही हूँ मैं, कौन से पैरामीटर को कंपेयर कर रही हूँ? नॉटीनेस को। तो मैंने दो चीज़ों को कंपेयर किया यूजिंग द वर्ड एज। और माई मदर इज लाइक अ टिग्रेस, मेरी मदर जो है एक शेरनी की तरह है। तो यहाँ मैंने लाइक यूज़ किया है दोनों को कंपेयर करने के लिए। सो इस चैप्टर में आपने बहुत सारे सिमिलीज यूज़ किए इस पोम में। कौन कौन से? वी बेयर हर अलॉन्ग लाइक अ पर्ल ऑन अ स्ट्रिंग, movement of a pearl on a string. She falls like a tear, मतलब dripping movement of the tear. She falls like a tear. She springs like a beam. वो कैसे उछल रही है? एक बीम की तरह. Quick movement of the ray of light.
सिमिलरली यहाँ पे है शी हैंग्स लाइक अ स्टार, वो किस तरीके से हैंग कर रही है, एक स्टार की तरह, मतलब मूवमेंट ऑफ अ स्टार दैट ट्विंकल्स इन द स्काई। शी स्वेज लाइक अ फ्लावर, शी स्वेज कैसे मूव कर रही है वो, एक फ्लावर की तरह। शी स्किम्स लाइक अ बर्ड, शी स्किम्स लाइक अ बर्ड, ग्लाइडिंग मूवमेंट ऑफ द बर्ड फ्लाइंग ओवर अ स्ट्रीम। एंड अगेन लास्ट वन, शी फ्लोट्स लाइक लाफ, मतलब फ्लोटिंग लाइक अ स्वीट स्माइल ऑन द लिप्स ऑफ अ ड्रीमर। एक जो इंसान जो ख्वाब देख रहा है उसके चेहरे पे जो एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है, उसकी मुस्कुराहट की तरह वो फ्लोट कर रही है। क्लियर? अब है नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस विच इज मेटाफोर। मेटाफोर क्या होता है, जहाँ पे आप दो चीज़ों को कंपेयर तो कर रहे हो लेकिन आप एज और लाइक ये वर्ड्स यूज़ नहीं कर रहे हो। जैसे मैंने बोला शी इज़ अ टिग्रेस, इसका मतलब ये नहीं है कि वो शेरनी बन गई अचानक से ह्यूमन से, लेकिन आप अभी भी कंपेयर ही कर रहे हो, बट यू आर नॉट यूजिंग द वर्ड एज और लाइक। सो यहाँ पे जैसे यूज़ किया है विंड ऑफ अ सॉन्ग या ब्रो ऑफ द टाइड, टाइड का ब्रो नहीं होता, सॉन्ग का विंड नहीं होता, उसी तरह तो यहाँ पे, लेकिन इसके बाद भी ये जो यूज़ किया गया है कंपैरिजन हो रहा है। ब्रो, टाइड के ब्रो मतलब टाइड के अपर पार्ट को ब्रो कहा गया है, तो बिना जो है एज और लाइक यूज़ किए उन्होंने ये कंपैरिजन किया है। थर्ड जो यूज़ हुआ है वो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन जहाँ पे आप एक नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन ट्रेट देते हो, ठीक है, जैसे कि लिप्स ऑफ अ ड्रीम, ड्रीम के लिप्स होते हैं? नहीं होते। लिप्स किसके होते हैं? ह्यूमंस के होते हैं, लेकिन फिर भी हमने क्या किया, इसको एक लिविंग थिंग का कंपैरिजन किया। ब्रो ऑफ अ टाइड, टाइड का ब्रो नहीं होता, टाइड का ब्रो होता है? नहीं, लेकिन उसके बाद भी हमने यहाँ पे इन दोनों को पर्सोनिफाई किया है। एंड देन वी हैव द म्यूजिकल इफेक्ट। इसमें म्यूजिकल इफेक्ट देने के लिए लाइटली और लाइटली, गेली और गेली, सॉफ्टली और सॉफ्टली ये वर्ड यूज किए हैं हमने। एंड द लास्ट पोएटिक डिवाइस इज अलिट्रेशन, जहाँ पे एक ही लाइन में आप सेम कॉन्सोनेंट साउंड को रिपीट कर रहे हो। जैसे है शी स्वेज, शी स्वेज, शी स्किम्स लाइक लाफ, लिप्स, गेली, ग्लाइड, बीम, ब्राउन। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेम कॉन्सोनेंट्स। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। So you have to answer these questions in a few lines, okay? Who is being carried by the palanquin bearers? बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस इस चैप्टर के। palanquin bearers किसको कैरी कर रहे हैं? The palanquin bearers carried the lightweight bride. That is it. Who is being carried? The palanquin bearers carried the lightweight bride. मतलब हल्की फुल्की ब्राइड को कैरी करा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what are the two adverbs used to describe the way the palanquin bearers were carrying their passenger? वो कौन से दो एडवर्ब्स हैं जो कि यूज़ किए गए हैं बताने के लिए कि किस तरीके से जो palanquin bearers हैं ये उस ब्राइड को कैरी कर रहे हैं। एडवर्ब्स क्या होते हैं? जो आपको बताते हैं कोई काम आप किस तरीके से कर रहे हो, ठीक है। सो द टू एडवर्ब्स यूज्ड आर लाइटली एंड गेली, लाइटली, गेली, ओके। नेक्स्ट इज Where do you think they are going? क्या लगता है तुम्हें, ये palanquin brothers जो हैं ब्राइड को लेके कहाँ जा रहे हैं? ब्राइड को लेके जेल जा रहे हैं ये लोग, या सोच रहे हैं ट्रैक पे चलते हैं, पहाड़ नाप के आते हैं, ऐसा कुछ है? बिल्कुल नहीं। The palanquin bearers are taking the palanquin to the bride's husband's home. So जो palanquin bearers हैं वो palanquin को दुल्हन के हस्बैंड के घर लेके जा रहे हैं, bride's husband's home. Next question है, quote a word from the poem that indicates the mood of the palanquin bearers. So एक इस पूरे जो पोम है उसमें से एक वर्ड कोट करो जो बताते हैं कि ये लोग कितने कैसे किस भाव के साथ जो है ब्राइड को कैरी करके लेके जा रहे हैं। सो ये जो वर्ड है गेली, गेली मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया था, हैप्पीली। द वर्ड गेली इंडिकेट्स द मूड ऑफ द palanquin bearers. नेक्स्ट इज, अब आपको कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब पोम से कुछ लाइंस दी हुई है उस पे बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। लाइटली और लाइटली वी बेयर हर अलोंग, शी स्वेज लाइक अ फ्लावर इन द विंड ऑफ अ सॉन्ग। हु सेज दीज लाइंस एंड अबाउट whom? सो क्वेश्चन ये है कि ये लाइन कौन ने कहा है और किसके बारे में कहा है। द स्पीकर्स ऑफ द अबव लाइन्स आर द palanquin bearers। यहाँ पे स्पीकर्स नहीं आएगा, हम यहाँ पे कहेंगे हु सेज दीज लाइन्स। जो स्पीकर्स जो हैं वो बेसिकली आप स्पीकर्स भी लिख सकते हो क्योंकि एक इंसान तो ढो नहीं रहा है, चार लोग उठाए हुए हैं, तो उन्होंने क्या बोला, द स्पीकर्स ऑफ द अबव लाइन्स आर द palanquin bearers, दे आर टॉकिंग अबाउट द ब्राइड। और वो किस बारे में बात कर रहे हैं, वो ब्राइड के बारे में बात कर रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई हैज द वर्ड लाइटली बीन यूज्ड इन दिस कॉन्टेक्स्ट। उन्होंने लाइटली वर्ड को क्यों यूज किया है? बिकॉज जो ब्राइड है वो बहुत डेलिकेट है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। The word lightly has been used by the palanquin bearers because the bride is lightweight and they can bear her weight easily। क्योंकि जो ब्राइड है वो बहुत ही हल्की फुल्की सी है, लाइट वेट है, और वो लोग इजीली उसका वेट जो है वो बेयर कर सकते हैं, मतलब कैरी कर सकते हैं। Identify the figure of speech used in the second line of the extract and explain it in your own words। अब हमें जो second line है इसमें obviously जहाँ पे वो उसको flower से compare कर रहे हैं, ये हम already poetic devices में देख चुके हैं, it is a simile, right? So the bride is compared to a flower। सेकेंड लाइन में ब्राइड को एक फ्लावर से कंपेयर किया गया है, एज शी इज़ वेरी डेलिकेट, फ्रेजाइल एंड ब्यूटिफुल लाइक अ फ्लावर। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नाजुक है, डेलिकेट है, फ्रेजाइल है, लेकिन मतलब एकदम बहुत ही ज़्यादा क्या नाजुक कहते हैं जिसे, एंड शी इज़ ब्यूटिफुल लाइक अ फ्लावर विच मूव्स और स्वेज इन द एयर। इतना हल्का सा फ्लावर जो एकदम हवा में जो है उड़ जाता है। द फिगर ऑफ स्पीच इज सिमिली। कौन सी है फिगर ऑफ स्पीच? सिमिली। नेक्स्ट इज सेकेंड कॉन्टेक्स्ट है gaily oh gaily we glide and we sing, we bear her along like a pearl on a string। तो यहाँ क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्रेस द फ्रेज लाइक अ पर्ल ऑन अ स्ट्रिंग। इस फ्रेज का मतलब बताना है। So the bride is compared to a pearl on a string since she is precious and delicate like a jewel। So यहाँ जो bride है उसको एक ऐसा लग रहा है जैसे कि एक string में जो एक pearl होता है उसको उससे compare किया गया है, because वो उतनी ही delicate है, उतनी ही fragile है, उतनी ही precious है जैसे कि एक jewel होता है। Find an example of alliteration in the quoted lines। इस line में कौन सा अलिट्रेशन है? सो यहाँ पे हमें दिख रहा है गेली ओ गेली एंड वी ग्लाइड, दिख रहा है यहाँ पे ग का साउंड रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गेली ओ गेली वी ग्लाइड, ये हो गया आपका अलिट्रेशन। नेक्स्ट इज व्हाट हैज़ हर मूवमेंट जस्ट बीन कंपेयर्ड विद। उसके मूवमेंट को किस चीज़ से कंपेयर किया गया है? हर मूवमेंट हैज़ बीन जस्ट कंपेयर्ड विद अ पर्ल ऑन अ स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग में एक पर्ल का मूवमेंट कैसा होता है? वो हल्का हल्का स्वे करता है, वो रिलैक्सड रहता है, बहुत लाइट वेट रहता है, तो उसका जो मूवमेंट है उसको एक स्ट्रिंग पे पर्ल जो होता है उससे कंपेयर किया गया है। अब है थर्ड कॉन्टेक्स्ट, शी स्प्रिंग्स लाइक अ बीम ऑन द ब्रो ऑफ द टाइड, शी फॉल्स लाइक अ टीयर फ्रॉम द आईज ऑफ अ ब्राइड। सो क्वेश्चन है व्हाट डज द फ्रेज ब्रो ऑफ द टाइड मीन्स। मैंने आपको बताया था अगर आप समरी और एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझोगे तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। ये सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इन सब का मीनिंग हम समझ चुके हैं। चलिए देखते हैं। In the poem Palanquin Bearers, the phrase "brow of the tide" is used to describe the act of carrying the princess by her palanquin bearers। तो ये जो फ्रेज है इसमें उन्होंने क्या बताया है कि किस तरीके से वो इस दुल्हन को कैरी करके लेके जा रहे हैं, वो उस चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं। The palanquin bearers were in the joy that they did not feel her weight when they carry her in the palanquin on their shoulders। So brow of the tide जो है, what does the phrase brow of the tide, जैसे tide का brow मतलब क्या होता है? The top part of the tide, right? The top part of the tide। तो यहाँ पे tide का जो brow है it is shining। Why? And the bride is dressed up heavily, so it is shining and it is jumping like the brow of a tide। अब क्वेश्चन है विच बीम इज बिंग रेफर्ड टू हियर, एक्सप्लेन द फिगर ऑफ स्पीच। यहाँ कौन सी बीम के बारे में बात हो रहा है? द ब्राइड इज सो ब्राइटली ड्रेस्ड। ब्राइड जो है उसको इतनी चमक धमक के साथ वो ड्रेस्ड है दैट शी अपियर्स टू बी लाइक अ शाइनिंग बीम ऑफ लाइट। ऐसा लग रहा है कि वो एक शाइनिंग मतलब एक रे ऑफ लाइट है, शाइनिंग बीम ऑफ लाइट है दैट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वेव। जो सरफेस होता है एक वेव का जो होता है टाइड होता है उसके ब्रो से कंपेयर किया जा रहा है। और यहाँ पे अगेन द फिगर ऑफ स्पीच इज सिमिली। ओके, ऑल्सो देर इज वन मोर थिंग, सिमिली एंड आप यहाँ लिख सकते हो पर्सोनिफिकेशन। क्यों? क्योंकि क्या भी किसी भी टाइड का ब्रो होता है? नहीं होता, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो आप पर्सोनिफिकेशन भी लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वुड देयर बी टीयर्स इन द आईज ऑफ अ ब्राइड। ब्राइड की आंखों में आंसू क्यों हैं? Why are there tears?
The tears in the eyes of a bride say that the bride is sad about leaving her parents' house. उसकी आंख के आंसू ये कहते हैं कि वो अपने पेरेंट्स के घर को छोड़ते वक्त बहुत ज़्यादा दुखी है. The tears are also the tears of joy. और यही जो आंसू हैं ये उसकी खुशी को भी जाहिर करते हैं. Because she will be soon united with her husband. क्योंकि बहुत जल्दी वो अपने हस्बैंड से मिल जाएगी. The tears in the poem depict the mixed emotions of the bride and the palanquin. अब इस poem में जो tears हैं वो उस bride के mixed emotions को बताते हैं. Clear? आते हैं हम last part पे जहाँ पे है think and answer. What image of the bride is portrayed in the poem? इस poem में bride की कैसी image portray की गई है? The bride within is compared to a beautiful and precious pearl on a string. यहाँ पे जो bride है उसको एक बहुत ही beautiful precious pearl से compare किया गया है जो एक string पे hang कर रहा है. The palanquin bearers further describe the delicate and tender bride, saying that they carried her softly on their shoulders. यहाँ वो ये बता रहे हैं कि वो इतनी tender है, इतनी light weight है, इतनी delicate है कि वो उसको बहुत आराम से अपने shoulders में carry करते हुए लेके जा रहे हैं. The bride is compared to a star that is reflected in the soft dewdrops. ये जो bride है वो जैसे soft dewdrops जो होते हैं उनके song का जो dewdrop है उसमें जैसे एक star का reflection होता है. bride उतनी ही beautiful, उतनी ही delicate और उतनी ही ज़्यादा precious है. Do you think the palanquin bearers enjoy their work? क्या तुम्हें लगता है जो palanquin bearers हैं वो अपने work को enjoy कर रहे हैं? Yes. The palanquin bearers carry the newly wed bride in a palanquin very gently and are moving very softly. वो बहुत आराम से जा रहे हैं, बहुत softly उसको लेके जा रहे हैं. As they are carrying the bride to her in-laws' house, they are singing along and don't feel it as a burden. अब जैसे से वो जा रहे हैं वो रास्ते में गाते हुए जा रहे हैं, उन्हें burden नहीं लग रहा. They are proud to be carrying her. और वो बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं कि वो एक प्रिंसेस को अपनी आने वाली ज़िंदगी से मिलाने जा रहे हैं. What effect does the use of rhyming couplets have in the poem? अभी जो rhyming couplets हैं आपने देखा होगा, हमने rhyming scheme देखा, A B B C C, इनको बोलते हैं rhyming couplets. मतलब दो lines जो same rhyme कर रही हैं. So इसका क्या effect है? Rhyming couplets create a kind of beat when read aloud, and this rhythm can be used to create repetition or to emphasize meaning or to achieve another effect such as suspense. जब भी आप कहीं राइमिंग कपलेट यूज़ करते हो तो क्या होता है, वो आप जब उसे ज़ोर से उस पोम को पढ़ते हो तो वो एक बीट देता है, एक म्यूजिकल रिदम देता है उसको. उससे उसके मीनिंग को, जो आप रिपीटेशन करते हो वर्ड्स के, उसके मीनिंग को आप एम्फेसाइज कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो, ज़्यादा अच्छे से समझा सकते हो. सो ये जो राइमिंग पैटर्न, जो राइमिंग कपलेट्स का जो पैटर्न है, उसने इस पूरी पोम को क्या दिया है, क्रिएटिव एसेंस दिया है, क्रिएटिविटी बढ़ा दी है उसकी. क्लियर? अब आते हैं हम वोकैबुलरी सेक्शन में. सो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये सारे आपको जो हैं सिमिलीज दिए हैं कंप्लीट करना है, तो ये बहुत इजी है. एज जेंटल एज अ फेदर. जेंटल मतलब क्या होता है, जेंटल मतलब एकदम नाजुक सा, तो वैसे ही एक पंख होता है, तो एज जेंटल एज अ फेदर. एज क्लेवर एज अ फॉक्स. एज ब्राइट एज सन. एज फास्ट एज चीता. एज ब्यूटिफुल एज अ फेरी. एंड एज प्राउड एज अ पिकॉक. ओके, नेक्स्ट इज आपको यहाँ पे क्या दिया है, कंपोज राइमिंग कपलेट्स विद ईच ऑफ द 5 सेंटेंस. अब आपको ये 5 सेंटेंसेस दिए, आपको राइमिंग कपलेट बनाना है. मतलब जैसे लास्ट में डे है तो वैसा ही सेम साउंड के साथ सेंटेंस आप पहले जोड़ सकते हो या बाद में. सो यहाँ आई हैव ऑलरेडी डन दिस फॉर यू. सो लेट्स सी दिस. इट वॉज सच अ वंडरफुल डे, I did not want to hit the hay. अब यहाँ पे hit the hay का एक idiom है जिसका मतलब होता है सोने जाना. तो इतना wonderful day था कि मुझे सोने जाने का मन नहीं हुआ. So आप ये देख सकते हो, day और hay हो गया एक rhyming couplet. This is why we love to sing. Our hearts get happy like a king. और हम लोग इसीलिए जो है हमको सिंग करना अच्छा लगता है, हमारे जो दिल हैं एक राजा की तरह खुश हो जाते हैं. Studying English is so much fun. We learn new words like race and run. She got up and said goodbye, but then came back after she looked at the sky. Maybe it was scary. Boys and girls, come out to dance. Boys and girls, come out to dance. Let us have some fun. Don't miss this chance. Clear? Now this is fun. आप अपने हिसाब से अलग अलग बना सकते हो. And if you have created some, please share it with me.
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मूवमेंट वर्ड्स। तो यहाँ पे सारे मूवमेंट वर्ड्स जो आपको इस पोम में यूज़ किए गए हैं वो लिखे हुए हैं, एट द सेम टाइम उनके मीनिंग के साथ आपको करेक्टली मैच करना है। आई विल शो यू द आंसर्स। ग्लाइड का मतलब होता है टू मूव स्मूथली एंड क्वाइटली, मतलब हल्के से हौले से आगे जाना। स्ट्रोल का मतलब होता है वॉक इन स्लो एंड रिलैक्स्ड वे, मतलब एकदम रिलैक्स स्ट्रोल पे जा रहे हैं, मतलब हल्की सी एक जो है वॉक पे जा रहे हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, वॉक को हिंदी में क्या बोलते हैं, मैं सैर पे जा रहा हूँ, यू नो। रन का मतलब होता है मूव वेरी फास्ट। एंड देन डैश का मतलब होता है गो समवेयर सडनली और क्विकली, एकदम फटाक से चले जाना। एंड रेस, जैसे डैश का मैं एग्जाम्पल दूं आपको, तो जैसे अगर दूध उफनने वाला होता है तो मम्मी डैशेस टू द किचन, ऑलवेज हैपन्स। एंड रेस का मतलब होता है मूव एट अ स्पीड क्विकर देन अ वॉक। नेक्स्ट इज complete the sentences using the movement words in the previous exercise. You may change the form of the words. So I'll quickly start with the answers. Let us race and find out who runs the fastest. चलो हम सब रेस करते हैं और देखते हैं सबसे ज़्यादा कौन फास्ट रन करता है। After dinner, they decided to take a stroll through the rose garden. डिनर के बाद उन्होंने सोचा चलो रोज गार्डन में एक बार हम लोग सैर करके आते हैं। People dashed towards the exit when the fire dream alarm went off. जैसे ही फायर अलार्म जो था इट स्टार्टेड, तो क्या हुआ, सब लोग एग्जिट की तरफ दौड़ के भागे। The penguins glide gaily over the ice. जो पेंगुइन्स होते हैं वो आइस के ऊपर हैप्पीली ग्लाइड करते हैं। अब आते हैं हम पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। एडवर्ब्स हमें पता है, एडवर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जो हमें बताता है कि कोई भी वर्ब है, कोई एडजेक्टिव को वो एक तरीके से जो है इम्प्रोवाइज करता है। कोई काम कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, ये सारे आंसर्स हमें एडवर्ब्स देते हैं। अब जैसे एडवर्ब्स ऑफ मैनर क्या होता है, वो बताता है कोई काम कैसे हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वॉकिंग हैप्पीली, आई एम वॉकिंग स्लोली, आई एम वॉकिंग फास्ट। ये सारे वर्ड्स हैप्पीली, फास्ट, स्लोली, ये सारे वर्ड्स क्या हैं जो आपको बताते हैं कोई काम कैसे हो रहा है। ही प्लेज द ड्रम, अब वो ड्रम को प्ले करता है, बट कैसे प्ले करता है, वेल। तो वेल क्या हो गया, यहाँ पे एक एडवर्ब हो गया। Adverb of place and time are placed after the object if the verb is transitive. अच्छा, यहाँ एक और चीज़ है, adverbs of manner are generally placed after the verb. कोई भी काम कैसे हो रहा है ये आप verb के बाद में लिखते हो, कब, if the verb is intransitive and after the object if the verb is transitive. You play, अब जैसे play है, आपको पता है transitive और intransitive क्या होता है। ट्रांजिटिव मतलब जिसका ऑब्जेक्ट है, इनट्रांजिटिव मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर है, मैंने लिखा हुआ ही प्लेज व्हाट, ही प्लेज द ड्रम, ये ट्रांजिटिव है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो आप ऑब्जेक्ट के बाद लगाओगे, आफ्टर द ऑब्जेक्ट इफ द वर्ब इज ट्रांजिटिव। लेकिन अगर जैसे ही स्लीप्स, अगर स्लीप्स है तो अगर स्लीप में क्या, स्लीप जो है इंट्रांजिटिव है, तब आप उसको क्या लगाओगे, वर्ब के बाद लगाओगे। क्लियर। अब यहाँ पे है एडवर्ब ऑफ प्लेस और टाइम, इनको कहाँ प्लेस किया जाता है, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस एंड टाइम आर प्लेस्ड आफ्टर द ऑब्जेक्ट। इनको आप ऑब्जेक्ट के बाद लगाते हो अगर वर्ब ट्रांजिटिव होता है, और अगर इनट्रांजिटिव होता है तो वर्ब के बाद लगाते हो। फॉर एग्जाम्पल, ही प्लेज वेल, या मैंने वर्ब के बाद लगाया बिकॉज इसमें हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। पुट द कप देयर, अब यहाँ देखो, पुट व्हाट, पुट तो वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, हाँ है, क्या है ऑब्जेक्ट, कप। अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब के बाद। जैसे कि इट रेन्ड व्हाट, ऑब्जेक्ट के बाद कुछ नहीं है, हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमने सीधा वर्ब के बाद लगा दिया। ओके। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एडवर्ब्स ऑफ डिग्री कहाँ लगाई जाती है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में यूजुअली पुट किया जाता है। जैसे कि आई ऑलवेज टेल हिम टू स्टडी हार्ड, ही ऑलमोस्ट ड्राउन्ड द अदर डे, ही यूजुअली कम्स लेट। तो ऑलवेज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में, ओके, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। अब अगर कोई सेंटेंस है जिसमें मेन और ऑक्सिलरी वर्ब भी है तो आप बोलोगे दे हैव जस्ट फिनिश्ड देयर मील, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, उस मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में लगा दोगे। If the auxiliary verb acts as the main verb, अगर आपके पास auxiliary verb जैसे I am a girl, तो यहाँ पे auxiliary verb am जो है वही main verb की तरह act कर रहा है, तब आप उसको verb के बाद लगाओगे। जैसे he is never late, तो यहाँ is जो है main verb की तरह act कर रहा है तो आप बोलोगे he is never late।
when the adverb modifies an adjective or another adverb, the adverb usually comes before it. अगर adverb जो है किसी adjective को, verb को नहीं, किसी adjective को या खुद एक adverb को modify कर रहा है, तब आप उसको कहाँ use करते हो? Before it. मतलब जैसे कि ये well एक adverb है, तो उस adverb के पहले दूसरा adverb लगा दोगे. Clear? अब आते हैं हमारे पास ये sentences. इसमें आपको क्या करना है? ये wrong है, इसमें एडवर्ब का प्लेसमेंट रॉन्ग है, तो इसको सही करना है. लेट्स टुमारो मीट फॉर लंच. लेट्स मीट. अब ये मीट जो है ये हमारा वर्ब है, और ये वर्ब जो है ये इंट्रांजिटिव है. इंट्रांजिटिव में वर्ब के बाद आएगा, तो आप क्या बोलोगे? लेट्स मीट फॉर लंच टुमारो, या आप बोलोगे लेट्स मीट टुमारो फॉर लंच. अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज द सिचुएशन एक्सट्रीमली वॉज प्रॉमिसिंग. अब यहाँ एक्सट्रीमली एडवर्ब है, यहाँ मेरे पास हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ मेरे पास जो है बताया जा रहा है कि हाउ वॉज द सिचुएशन. तो आप बोलोगे द सिचुएशन वॉज, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा दो, द सिचुएशन वॉज एक्सट्रीमली प्रॉमिसिंग. नेक्स्ट इज फॉर द लास्ट फ्यू डेज आई लेट हैव बीन वर्किंग. अब आई हैव बीन वर्किंग, यहाँ पे अगेन आप क्या बोलोगे? आई हैव बीन वर्किंग लेट. क्यों आपने लास्ट में क्यों लगाया आई हैव बीन वर्किंग लेट? क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे देखा कि आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैव बीन, और काम क्या हो रहा है? वर्किंग. आई हैव बीन लेट वर्किंग तो होगा नहीं, तो आई हैव बीन वर्किंग लेट आफ्टर दी वर्ब. सांची वॉज सीरियसली इंजर्ड वाइल प्लेइंग. ये तो आंसर बता दिया मैंने आपको. सांची सीरियसली वॉज इंजर्ड की जगह सांची वॉज सीरियसली इंजर्ड, या शी वॉज इंजर्ड सीरियसली. योर पार्सल टुमारो शेल अराइव. योर पार्सल शेल अराइव टुमारो. And then last is I can figure never out how the monkey got out of a closed cage. I can never figure out how the monkey got out of a closed cage. And that is it. Here we are done with all the question answers, vocabulary and grammar part of this particular chapter. I hope you understood them well. आपकी बुक में एडवर्ब की पोजीशन के जो ये रूल्स दिए हुए हैं, ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं. जस्ट गो थ्रू देम एंड यू विल नेवर हैव टू वरी कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. अगर इसके बाद भी एडवर्ब्स में कोई भी डाउट है तो यू कैन ऑलवेज रेफर टू ग्रामर के वीडियोस जो ऑलरेडी आपके लिए बनाए गए हैं. उसमें आप एडवर्ब्स पे जाओ एंड यू कैन फाइंड एवरीथिंग आउट देयर. ओके, सो थैंक यू सो मच. ये सारे वीडियोस मिलेंगे आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे, वेयर यू हैव टू ओनली गो, सिलेक्ट द क्लास, देन द सब्जेक्ट, टॉपिक, एंड योर वीडियो विल स्टार्ट. This is the easiest way out there. And of course, do not forget to subscribe to our new channel, Magnet Brains Hindi, because you know it is important कि आपको सिर्फ एक मीडियम में जो है आंसर्स अवेलेबल नहीं हो. आपका कंटेंट अब मैग्नेट ब्रेन्स चाहता है कि बस हर बच्चे को वो किसी भी तरीके से हेल्प कर सके. सो हियर जितने भी स्टूडेंट्स हैं हिंदी मीडियम के, नॉट टू वरी, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी इज जस्ट देयर फॉर यू. Subscribe and share this with your friends. Take care and do not forget to like, share and subscribe this video. Take care. Bye.